जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। और पेपर आपका बिल्कुल आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। आप खूब मन लगा करके ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा और मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम है। बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है जो आपने पहले पढ़ रखा है, उसका आपने रिवीजन करना है। और हर प्रकार से मैं आपको साथ दे रहा हूँ। अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिर बाकी के सेगमेंट भी आप अगर कहेंगे तो मैं इसी प्रकार से आपके समझ लाने का प्रयास करूँगा। कोशिश करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मुझे पता है इस समय आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत सफल हो, और आपको जल्दी से जो आप चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है, वो आपको मिले। तो आज के सेशन में जो पूरा आपको वीडियो देखना है बहुत ध्यान से, क्योंकि जितना भी कंटेंट आज तक मैथ में पूछा गया है, आज मैं कोशिश करूंगा एक एक दो दो सवाल हर प्रकार के कंटेंट का आपको कराने का प्रयास करूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सवाल किस प्रकार से आते हैं। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि आपने गणित कम पढ़ी है, आपने 8th क्लास तक ही पढ़ी है, आपने 10th तक क्लास तक पढ़ी है, आप 10 साल पहले पढ़े थे, आप 5 साल पहले पढ़े थे। देखिए, गणित एक महीने पढ़ने के बाद अगर आप एक महीने तक नहीं पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, बिल्कुल मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप ये मानिए कि जो सीटीटी का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आप हिम्मत रखिए, कोशिश करते रहिए, और 100% आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि फिक्स पैटर्न है। जितने सवाल आपको यहाँ पर कराए जाएंगे वही आएंगे, और कुछ आएगा नहीं। ठीक, आप इन्हीं वीडियो को आप देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सवाल आप सॉल्व करिए। कहीं पर भी दिक्कत आती है आप कमेंट करें, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। ठीक है, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। सवाल क्या है देखिएगा ध्यान से। इस प्रकार के सवाल इस बार पहली बार सीटीटी ने पूछा है, ऐसे सवाल पहले नहीं आते थे। ध्यान देंगे, यदि संख्या 62532915 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा आएगा। अब मेरी बात ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप सबसे पहले विभाजकता का कोई सवाल आएगा इस प्रकार से, तो उसके दो नियम है। पहला नियम, जैसे उन्होंने कहा 6 से डिवाइड है, तो हम ऑप्शन की भी मदद लेंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे। कैसे? अगर बच्चा कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो 6 बना किससे है? 6 बना है 2 इंटू 3 से, यानी 6 के जब फैक्टर करोगे ना तो दो प्राइम फैक्टर होंगे, 2 गुणे 3। यानी अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड है तो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। और तो अगर 2 से भी है, और 2 से कौन संख्याएं डिवाइड होती हैं? जिनका लास्ट डिजिट क्या होता है? सम होता है। तो अगर ये संख्या 6 से डिवाइड है तो लार्ज इज 7 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। क्लियर है ना? इतना समझ में आ गया। अब आपको हम समझाते हैं कैसे डिसाइड करेंगे कि 6 होगा या 4 होगा। तो अब हमें चेक करना है 3 से। 3 से चेक करने का नियम बहुत आसान है कि सम ऑफ डिजिट चेक करिए। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले 3 से चेक करो। अच्छा, 6 3 से डिवाइड है। इधर आइएगा, 3 3 से डिवाइड है। 9 3 से डिवाइड है। 1 और 5 6 डिवाइड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 5 7, 7 2 9, तो ये यहां तक का पूरा नंबर 3 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब बचा क्या है? ए। अब ध्यान देना, ए बराबर एक ऐसा अंक रखना है जो सम हो, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, और वो संख्या जो सम है वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर आप सोच सकते हैं तो आप सोच लीजिए कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वो ऐसी सम संख्या क्या है? तो 6 है। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं तो आप ऑप्शन से रख लेंगे, ए बराबर 6। 6 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी है। 4 नहीं होगा, क्यों? 4 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। बात क्लियर हो गई आपको? चलो, आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी।
मैं दोबारा से फिर से बता देता हूँ। ये जो पूरा नंबर था 6 से डिवाइड करना था, तो मैंने देखा कि ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो मैंने 3 से चेक किया, तो इतना नंबर पूरा 3 से डिवाइड था। अब लास्ट डिजिट बचा हुआ है, अगर ये 2 से नंबर डिवाइड है तो ए का मान सम होना चाहिए। चूंकि वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्या हो गया यहाँ पर, 6 हो गया। क्लियर होगी बात। अब आइए इसको देखिए सवाल को, कभी भी चाहे 2 डिजिट नंबर हो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये रिपीट हुआ है कितनी बार बच्चों, 2 बार। 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हुई है, और डिवाइड तो इसी से करना है। अब ध्यान देना, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हुई है। अब जब 3 अंकों की संख्या रिपीट होती है तो उसमें जीरो कितने लगाते हैं, 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी 379 को 379 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 1001। इसी प्रकार से ध्यान देना, जैसे यहां पर ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां होता 27 27 27 डिवाइडेड बाई 27, तो कुछ नहीं करते, कुछ करते ही नहीं। यहां 2 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, 3 बार, तो 1 3 टाइम लिख लेंगे। अब 2 अंकों की रिपीट हुई है तो 1 0 यहां लगाएंगे, 1 0 यहां लगाएंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, ये तो हो गया, हमने डायरेक्ट ऐसे कर लिया। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप ध्यान दो, इधर 379 और डिवाइड किसको करना है, 379 और 379, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 टाइम जाएगा, एक बार लगाएंगे भाग यहां पर। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये भी यहां कैंसिल आउट हो गया, 0 0 बचा यहां पे। अब यहां 3 डाउन किया तो 3 में तो 7 डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहां पर आपने क्या लिखा। अब इसको जब आगे आप डाउन करेंगे यहां पर, तो डाउन करने के लिए आपको परमिशन लेनी, 0 लगाना पड़ेगा, फिर 7 लिया, फिर 37 में इसका डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर 9 डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाएंगे यहां पर। अब आप एक बार जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 379। बात की होगी, तो ये कंसेप्ट, लेकिन ऐसा सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे आप मुझे बताइएगा, अगर मैंने यहां पर नंबर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखा है नंबर 279 279 279 और 279 और डिवाइडेड बाय 279, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे 3 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट हुई, 1 2 3 4 टाइम, तो एक कितनी बार लिख लेंगे, 4 बार एक लिखेंगे। अब ध्यान देना, जितने अंकों की संख्या रिपीट होती है उससे एक कम 0 लगाते हैं। तो यहां 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है तो 2 2 0 लगा देंगे, और ये आपका फाइनली आंसर डायरेक्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आइए दोस्तों, के जो आप नंबर गिनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इन्हीं नंबरों को एक दूसरे नाम हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई अलग से नाम नहीं है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 अंक वाली कितनी संख्या है, तो पहले तो मैं आपको नियम बता देता हूं। कभी भी किसी जो संख्या है वो कितने अंकों वाली अगर निकालना हो, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, तो उसका मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला बता देता हूं, और फिर कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे। तो हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली संख्याएं, तो अगर आपको 4 अंक वाली संख्याएं निकालनी है, 4 अंक वाली संख्याएं, तो आपके लिए ये फार्मूला है 9 × 10⁻n-1। ये फार्मूला आप लगाएंगे, आपका आंसर आएगा। 9 लिखिए यहां पे, 9 × 10, और n मतलब है कि कितने अंक वाली संख्या चाहिए, है ना। तो यहां पर 4 अंक हैं, तो n मतलब यहां पर 4 हुआ, तो 4 और 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। यहां समझ रहा है आपको, 4 4 - 1। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां कितना हो जाएगा, 9 × 4 से 1 घट जाएगा तो 3
तो 10 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 9, और 10 की पावर 3 यानी 1000, तो गुना हो जाएगा, तो टोटल आपके नंबर कितने आ जाएंगे 9000। क्लियर है? ये तो हुआ कि कितने भी अंकों की आपको संख्या निकालनी हो तो आप इस तरीके से भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट भी हम यहां पर बताना चाहेंगे, वो क्या, ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर है कितना, 9000। कैसे, ध्यान देना। जब आप लिखते हैं नंबर को 1 2 3 इस तरह से जाएगा, फिर आगे आएगा 99, फिर आएगा 100, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 999 आएगा, फिर आएगा 1000, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, 3 अंकों की स्टार्ट हो गई, फिर 4 अंकों की स्टार्ट हो गई, फिर आगे जाएंगे तो लास्ट में आएगा 9999। अब बच्चों बहुत ध्यान से बात नहीं सुनिएगा, 1 से लेके 9999 तक, क्योंकि उन्होंने कहा 4 अंकों वाली संख्या है, तो मैंने 999 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। अब ध्यान देना, यानी 1 से लेकर के 9999 तक कुल कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर 9999 है, लेकिन हमें सिर्फ कितने चाहिए, 4 अंकों वाले। तो अंतिम 4 अंकों वाली अंतिम संख्या कितनी, 9999। तो पहली कौन सी होगी बच्चों, पहली होगी 1000, यानी आपको 1000 से लेके 9999 तक की संख्याएं बतानी। तो कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना, यानी हमें 1 से लेकर 999 तक की संख्या इसमें शामिल नहीं करनी है। कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 9999 तक कुल संख्या बच्चों कितना है, 9999। हमें चाहिए 1000 से, तो हमें कहां से नहीं चाहिए, 9999 से नहीं चाहिए, तो इसी में से 999, तो इसी में से 999 घटा दो, तो 9999 में से ये वाली संख्या सारी घटा दोगे, 4 अंक वाली बचेंगी, तो 9999 में से 999 घटाओगे तो बच्चों कितनी आएंगी, 9000 संख्या आएंगी। ठीक है, तो ये बच्चों कंसेप्ट रहा, और ये आप फार्मूले से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यहां से भी सवाल सीटेट पूछ रहा है, तो मैंने ये आपको बताया, ये नए पैटर्न पर भी सवाल आ रहा है। ठीक, तो इस आप सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। मेरे हिसाब से आप इसको याद रखिएगा, आराम से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ABCDT का सवाल है, कैसे करोगे आप, और CTT में पैटर्न यानी रीजनिंग बेस्ड सवाल भी आ रहे हैं, तो आइए इसको करते हैं। बताइए कैसे करोगे। पहले तो आप वीडियो को थोड़ा पुश करके एक बार अपने आप से इसको सॉल्व करें, और फिर बताएं कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से समझो, ध्यान से, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखा हुआ है। ठीक, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, यानी पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस। दूसरी बात, माइनस किसके पहले लगा है, तो आप कहेंगे सर ऑड, यानी विषम नंबर के पहले, विषम नंबर के पहले, विषम नंबर के पहले। तो विषम नंबर के पहले माइनस लगा है, और सम नंबर के पहले क्या लगा है, प्लस लगा है। अच्छा, जरा एक बार माइनस प्लस को जोड़ करके देखो क्या मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या खास, एक बार जरा ट्राई करो। यहां +8 होगा, तो आप कहेंगे सर 2 प्लस का और 1 का माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 ही आएगा। 3 माइनस का 4 प्लस का, तो जब जोड़ेंगे इनको तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 यानी 1 ही बचेगा। यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। क्या आपको पैटर्न समझ में आया है? यानी अगर इस प्रकार से पैटर्न लिखा है, तो यहां पर प्रत्येक यानी 2 जोड़े, यानी एक प्लस और एक माइनस, माइनस प्लस का जो पेयर बन रहा है उसमें प्रत्येक पेयर का मान 1 आ रहा है। तो बच्चों 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के पेयर कितने बनेंगे, बोलिए बोलिए। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के पेयर कितने बनेंगे, तो आप सही, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, 500 पेयर बनेंगे, क्योंकि 1
पहला विषम फिर सम विषम सम, यानी 1 से लेके 1000 तक 500 सम होते हैं और 500 विषम होंगे। तो सम और विषम को मिला के पेयर बन रहा है ना, तो पेयर बनेंगे 500। तो भैया पेयर कितने बनेंगे? 500। और प्रत्येक पेयर का मान कितना आ रहा है? 1। तो आंसर कितना होगा? 500। 500 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई आपको? बहुत सिंपल बात है। प्रत्येक पेयर का मान कितना आ रहा है? 1 1। तो 1 से लेके 1000 तक 500 पेयर बनेंगे, क्योंकि दो संख्याओं को मिलकर के एक पेयर बन रहा है। तो 1 से लेके 1000 तक 1000 संख्या है, 1000 के आधे 500, तो 500 पेयर बनेंगे और प्रत्येक पेयर का मान 1 आ रहा है। तो 500 गुण 1, आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक बच्चों, लेकिन एक बात और मैं आपको समझाता हूं। जब हम लोग डिटेल में हमने कुछ वीडियो में पिछली कुछ लास्ट वाली वीडियो कुछ मैंने डिस्कस किया है आपसे। अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाते हो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, एक समय एक विषम है, एक विषम है, एक समय चल रहा है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि प्रथम एन बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग बच्चों एन स्क्वायर होता है, और प्रथम एन सम संख्याओं का योग बच्चों एन स्क्वायर प्लस एन होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर प्लस एन होता है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, सारी संख्याएं यहां पर बच्चों जो विषम वाली बच्चों है माइनस की हैं, तो इनका जो टोटल बच्चों रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? यहां ध्यान दीजिएगा, तो माइनस में बाहर कॉमन ले लूंगा ना बच्चों, माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा, तो सारे ऑड नंबर का जो सम आएगा बच्चों माइनस का अंदर ब्रैकेट में एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि विषम संख्या क्या है? माइनस में है। तो अब आप क्या करें? अब आप यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर 1 से लेके 1000 तक 1000 नंबर है, तो आधी यानी 500 विषम होंगी। तो बच्चों ये आएगा 500 का स्क्वायर। और यहां बच्चों क्या आएंगे? एन मतलब 1 से लेके 1000 तक 1000 नंबर है, सम भी 500 होंगे। तो 500 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा? 500। अब इनको जोड़ दो दोनों को, तो देखो बच्चों -500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 500, बच्चों माइनस प्लस कट जाएगा, तो अंततः आपका आंसर कितना बचा बच्चों? 500। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको सवाल जो तरीका आपको बेस्ट लग रहा हो और जैसे आपको जल्दी से समझ में आ रहा हो उसको आप रिकॉल कर पाए, वो आप समझ लीजिए और अपने सवाल को आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर कोशिश करें कि आपको थोड़ा सा समझाने की, ताकि आपका हर हाल में सवाल यहाँ से सही हो जाए। आइए बच्चों, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, और कुछ और जरूरी हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 11 इकाइयां। बच्चों ये सवाल देखने में बहुत आसान और आसान है भी, लेकिन इस पर जब नए पैटर्न पर जो सवाल बने वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं कैसे आपको लिख रहा हूं यहाँ पर, उस चीज को समझिएगा। 11 इकाइयां का मतलब क्या है कि 11 इकाइयां मतलब होता है 1, तो हो जाएगा 11 इकाइयां मतलब होता है 11। 11 दहाइयां, दहाई मीन्स 10, तो ये दहाई है, ये प्लेस वैल्यू है। तो यहां पर 11 दाम कितना हो जाता? तो 110। फिर 11 सैकड़े, 11 सैकड़े, सैकड़े मतलब 11 गुणे बच्चों 100, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1100। तो अब आप इसको जोड़ेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 1221। इस तरीके से करना है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल सवाल आएगा कि कोई संख्या दी जाएगी, उसमें पूछेगा कितनी इकाइयां हैं। तो आप जब इस पैटर्न से करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि टोटल इसमें इकाइयां कितनी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप ऐसे इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ। माध्य मीन्स होता है मीन, इंग्लिश में बोलते हैं, या इसको हम औसत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, औसत माध्य। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य यानी औसत बताइए। आपके सिलेबस में आंकड़ों का
संकलन, ये जो टॉपिक दिया हुआ है यानी डेटा हैंडलिंग है। और पिछली बार जो एग्जाम हुआ है आपका, उसमें कई प्रकार के माध्य माध्यिका पर सवाल आए हैं, तो इस चीज को आपको समझना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो बच्चों आपको पता है कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल और केवल एक और स्वयं से डिवाइड होते हैं। जो ऐसे नंबर जो केवल एक और स्वयं से डिवाइड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है बच्चों? 2, 3। अब ऐसे जोड़ते चले जाओ सबको। भाई आपको क्या निकालना है? औसत यानी योग करना है और फिर 10 से डिवाइड कर देना है ना, कि 10 अभाज्य संख्याओं का आपको माध्य यानी औसत करना है, तो 10 को लिखो और जोड़ के 10 से भाग दे दो। ऐसे में 10 से भाग पहले दे देता हूं और आप सबको लिखता हूं। पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 आएगा। यहाँ पे 19 लिखेंगे, 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद कितना आएगा? 29। ठीक, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या है बच्चों। 1 से लेके 50 तक आपको पूरी प्राइम नंबर पता होने चाहिए अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर 10 हो गए। 3, 3, 6 और 3, 9, 1, 10। अब आप इनको जोड़ लीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिएगा 23 और 17 को जोड़ दो, तो 23 और 17 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 40। 40। 19 और 11 को जोड़ दो तो ये हो गया 30। 13 और 7 को जोड़ दो बच्चों, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, है ना। और 5, 3, 8, 2, 10 इधर हो गया। तो आप बताइए 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 10, 100, 100 और 29 अलग से जोड़ लो तो ये होगा 129 अपान कितना है? 10। तो 10 से बच्चों डिवाइड करोगे तो 12 पॉइंट कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य यानी औसत बच्चों ये आएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब अगला ये सब लोग स्थानीय मान समझते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 76982, तो आपसे कोई पूछे 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 2 × 1, तो कितना हो जाएगा? 2। 8 का पूछेगा कोई 8 और इकाई दहाई दहाई पर उसको 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। अब आप जानते हैं पहले से सारी चीजें। आप कहेंगे सर अगर मुझे 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो मैं 9 लिख लूंगा और 9 के बाद जितने डिजिट लिखे हैं उतने क्या बढ़ा देंगे? 0। आपको डायरेक्ट 7 का निकालना है तो आप 7 लिखेंगे और 7 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन यहां मैंने सवाल क्या दिया है? 7389.246 में 6 का स्थानीय मान क्या है? यानी दशमलव के बाद इधर जो लिखा हुआ है ना 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अगर दशमलव के इधर वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालना हो तो क्या करते हैं? इधर वाला, ये इधर जो हम निकाल रहे थे बिना दशमलव नंबर का, तो उस नंबर के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। ऐसे यहां पर भी करेंगे। यहां पर 6 का निकालना है तो 6 लिख लो और अब जितने नंबर इधर हैं सबके पहले 0 बढ़ा दो। तो 6 के बाद क्या आएगा? 4। यहां 0 बढ़ाओ, यहां पर भी क्या लगाओ? 0 और लगाओ क्या? पॉइंट। और इधर 0 बढ़ाने कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका आ गया। क्या बात समझ में आ गई? जब भी दशमलव वाले नंबर का आपको प्लेस वैल्यू निकालना हो तो उस नंबर को लिख लो और उस नंबर के पहले जितने नंबर लिखे हों उन सबको क्या है? 0 0 दे दो। बात आपको समझ में आ गई? आइए बच्चों, ये कुछ सवाल हमने बेहतरीन आपको समझाया। अब हम बच्चों बढ़ते हैं और कुछ जबरदस्त सवालों की तरफ।
तो आप बने रहिए साथ में, सारी चीजों की हम लोग प्रैक्टिस आज कर। एक सवाल है आपके सामने, देखेंगे ध्यान से। एक शहर का तापमान रात 9 बजे 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री पर पहुंच जाएगा। अब इस सवाल को आप ध्यान दीजिएगा। अभी टेम्परेचर कितना है, 9 बजे 23.5, और इसको ले जाना है हमको कहां पर, 17.2 पर। तो देखो कितनी गिरावट होगी। तो आप जब इसमें से इसको घटा के देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी गिरावट होगी। और आपको पता है कि 1 घंटे में कितनी गिरावट हो रही है, तो आपको टोटल आप निकाल लीजिए और टोटल में से 1 घंटे से आप डिवाइड कर दोगे तो पता लग जाएगा कितने घंटे चाहिए। अब आइए, तो आपको पहले पता करना है कि कितनी गिरावट आएगी, यानी कितने डिग्री कम होना है। तो 23.5 से 17.2 घटा दो तो ये आपको पता चल जाएगा कितना है। तो 17, 6, 23, 6 और 5 से 2, 3, यानी 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, तापमान घटना चाहिए। इतना घटना चाहिए, ठीक है, इतना घटना चाहिए। अब आपको पता है अब टाइम कितना लगेगा। अब टाइम कैसे आएगा, इतना घटाना है। और 1 घंटे में कितना घटता है, 1 घंटे में कितना नीचे गिरता है, 0.7। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7 से काट दो 9 घंटे लगेंगे। 9 घंटे, 9 आवर्स, यानी 9 घंटे में 6.3 जो है कंप्लीट होगा। तो बस 9 घंटे लगेंगे, तो 9 घंटे। अब आगे आपको क्या बताना है भाई, अभी टाइम कितना हुआ है, 9। तो 9 बजे और इसमें 9 घंटे और ऐड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 6 बज जाएंगे और 6 AM हो जाएंगे। मान लो इस समय रात के 9 बजे हैं, उसमें 9 घंटे और जोड़ना है। तो आप जानते हो 9 में जब 3 जोड़ोगे तो 12 बज जाएगा, और फिर बचा कितना, 6। तो फिर नया दिन स्टार्ट हो जाएगा, यानी 6 AM। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 AM। ऐसे सवाल बच्चों बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं ऐसे सवालों को रख रहा हूं बार बार जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा सवाल आ रहा है आपके पेपर में, कई सूत्रों में देखने मिला है, बहुत ही सिंपल सवाल है, किसी से गलत नहीं होना चाहिए। तो 1 और 6 दशांश कितना है, तो 1 मतलब प्लस और प्लस, 1 यानी 1, यानी देखिएगा 1 और 6 दशांश मतलब 1 यानी 1 और मीन्स प्लस, और 6 दशांश, दशांश मतलब होता है कि 10 का 6वां अंश, तो दशांश लिख लो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दशांश मतलब 6 गुणे 1/10, या 6 में 10 का भाग दे दो। तो बस आप कहेंगे सर ठीक है, ये आ जाएगा। तो 6 में 10 का भाग दोगे तो 0.6 आएगा, ऐसे लिख लो, आप अलग से लिख लेते हैं। 1 प्लस 6 में 10 का भाग देंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 1.6। क्लियर होगी बात। आम पैटर्न पर आपके सवाल हैं, जैसे सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल मैं वैसे ही दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है आपका, और वही क्रम में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग में लगाना है। मैं आपको एक ट्रिक, एक कंसेप्ट, एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे ऐसे दशमलव वाले नंबर को आप घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में लगाएंगे। चूंकि यहां आपको और वही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में आपको लगाना है। यानी घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। अब ध्यान दो बच्चों, अगर दशमलव के पहले भी कोई नंबर होता और मुझे बड़ी संख्या पहले रखनी, तो मैं देखूंगा सबसे पहला बड़ा नंबर कौन है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहले रखेंगे। चूंकि दशमलव के पहले कोई नंबर है नहीं, तो अब मैं देखूंगा दशमलव के बाद में जो नंबर लिखा है वो सबसे बड़ा कौन है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 5 है। अब तो 5 बड़ा है, सबसे पहले 5 वालों को देखो। अब 5 बड़ा है
अब 5 जगह 3 बड़े हैं, मतलब 3 जगह पर 5 बड़े हैं। तो अब देखो 5 के बाद वाला नंबर किसमें बड़ा है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा 4 है, यानी ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद किसका नंबर आएगा, 1 था, यहाँ 3 था, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा और ये आएगा तीसरे नंबर पर। अब आओ 4 वाले पे, तो 4 वाले में दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, क्योंकि सॉरी ये वाला बड़ा है क्योंकि 4 के बाद 5 आ रहा है, ये 4 के बाद 3 है, तो 4 तो कॉमन है, लेकिन 4 के बाद 5 आ रहा है तो ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। तो अब ये आ जाएगा कितना, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये है क्या, ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा और सबसे लास्ट में हो जाएगा पांचवा, सबसे छोटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे 4 को, नंबर 2 पे क्या लिखेंगे 5.53 वाला, फिर इसके बाद ये लेंगे और फिर ये रखेंगे और सबसे छोटा नंबर है 4351, इसको सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो आशा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे अरेंज करते हैं नंबर्स को। डेसिमल नंबर का एक सवाल बिल्कुल सीटेड पूछता है हर बार। अब आइए दोस्तों, ये भी सवाल पूछा गया है और जब भी मैं नंबर सिस्टम पढ़ाता हूं तो नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम को आपको पहले डिफाइन कर देता हूं। तो लिखा 25 मिलियन को भारतीय पद्धति में लिखिए, भारतीय संख्या प्रणाली पद्धति में लिखिए। तो बच्चों आप जानते हो कि जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का जो कंसेप्ट है वो इंटरनल सिस्टम में है, लेकिन हमने आपको एक बार कई बार बताई है कि आप समझिएगा कि 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और ये 25 मिलियन, तो 25 मिलियन को अगर भारतीय पद्धति बदलना है तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और यहाँ 25 मिलियन है तो 10 लाख से गुणा कर दो, 10 लाख से गुणा कर दो और अब ये हो गया 10 लाख। बात समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाए। आप ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी अगर आपको दिक्कत है तो आप यहां लिख भी सकते हैं, ये जीरो बढ़ा लेंगे यहां पर, चूंकि 10 लाख है तो 5 जीरो और बढ़ा दीजिए ऐसे। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं 2 करोड़ 50 लाख आ जाएगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, तो 2 करोड़ 50 लाख आ गया। यही आपका आंसर सही है। इसको आप लिख भी सकते हैं क्या, 2 करोड़ 50 लाख, राइट। तो इस तरीके से चीजों को समझेंगे। अब आइए, ये भी आपके एग्जाम का ही सवाल है, ये सब नए पैटर्न पर सवाल पूछे गए। आज तक कभी भी औसत का कोई सवाल नहीं आता क्योंकि एवरेज सिलेबस में नहीं है। चूंकि डाटा हैंडलिंग है तो उसमें मीन मीडियन बन जाता है, तो उसी बेस पर ये लोग पूछ रहे हैं आपसे। तो आइए, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ध्यान देना, जब भी क्रमागत की बात आती है तो आप ध्यान देना, आप सबसे पहले ये समझो कि औसत होता क्या है। जब क्रमागत संख्याएं होती तो औसत बच्चों सदो बीच में मिड में पाया जाता है। तो अगर 5 नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 नंबर है, इसका मतलब क्या है, 2 तो इधर निकल गए और 2 तो इधर निकल गए, तो तीसरा नंबर होगा वो औसत होगा। तो यहां पर बच्चों क्या है 15, तो 15 बीच में बैठा है। तो बीच में क्या है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो पहली व अंतिम संख्याओं का योग बताओ। अगर औसत 15 है तो बीच में कौन बैठा है, 15। चूंकि क्रमागत संख्या है तो 15 के बाद क्या आएगा बच्चों, 16, 16 के बाद क्या आएगा 17, 15 के पहले क्या आएगा 14 और 14 के पहले क्या आएगा 13। बात समझ आई। तो आपसे क्या पूछा है, पहली व अंतिम संख्याओं का योग बताओ। तो पहली कितनी है 13 और अंतिम कितना है 17, तो 13 17 कितना होता है 30। बात समझ में आई।